आज हम बात करते हैं, आपका अगला जो अध्याय है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यानी कल अपन ने देखा था जो विदेश नीति है उसके सिद्धांत देख लिए थे, उसका अर्थ देख लिया था। विदेश अन्य राष्ट्रों से संबंध देखने हैं तो वो अपन देखेंगे फिर कभी। आज जो है आपका गुटनिरपेक्ष। गुटनिरपेक्ष है क्या? भारत उसका अग्रणी राष्ट्र रहा है और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है पूरी दुनिया में शांति कायम करने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अहम योगदान रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसका यदि हम कहें तो नवोदित राष्ट्रों के साथ बहुत अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, या अपन कह लें कि उसकी जो आर्थिक विपन्नता थी नवोदित राष्ट्रों की, उनकी कुछ आवश्यकताएं थी सभी राष्ट्रों की, जिसमें से भारत भी एक था। तो उन राष्ट्रों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय का जो विश्व परिदृश्य था, उस समय विश्व की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए जो एक रास्ता निकाला वो गुटनिरपेक्ष है। जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कि यदि हम देखें तो भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत के समक्ष वो परिस्थितियां थी कि हम आर्थिक रूप से भी विपन्न थे और सैनिक दृष्टि से भी। मतलब कहने का मतलब यह है कि भारत जो है उस समय एक तीसरी दुनिया की श्रेणी में नवोदित राष्ट्र, जो कुछ अफ्रीका के भी बहुत सारे नवोदित राष्ट्र थे, यूरोप के भी बहुत सारे नवोदित राष्ट्र थे। नवोदित अर्थात जो दासता की गुलामी से आजाद हुए थे, भारत भी उनमें से एक था। अब जब ये 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमने विश्व की कौन सी परिस्थितियां देखी? क्योंकि पूरे विश्व में शीत युद्ध का दौर चल रहा था, द्विध्रुवीकरण चल रहा था और सभी राष्ट्र जो विश्व की महाशक्तियां हैं वो अन्य राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए थे ताकि हम शक्ति संपन्न हो जाएं और आगे आने वाले समय में यदि युद्ध होता है तो हम उसमें क्या हो, विजयी घोषित हों। इसके लिए तो अब जो नवोदित राष्ट्र थे उनकी कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि भाई हमें आवश्यकता दोनों महाशक्तियों से, क्योंकि ध्रुवीकरण हुआ जब तो दोनों महाशक्तियां ने अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार काम कर रही थी। एक समाजवादी विचारधारा थी और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा थी। तो जो पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले राष्ट्रीय विचारधारा रखने वाले, समान विचारधारा वाले, वो सभी राष्ट्र जो है समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ संलग्न होते चले गए और उनके साथ सैनिक गठबंधन करते चले गए। सैनिक गठबंधन का मतलब है यदि आपने समाजवादी खेमे से, समाजवादी विचारधारा वाली महाशक्ति से यदि अर्थात रूस से यदि आपने सैनिक गठबंधन कर लिया तो इसका मतलब यह है कि अब आप दूसरे जो एक पूंजीवादी विचारधारा वाला राष्ट्र अर्थात जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये दोनों जो राष्ट्र थे पूरी दुनिया में दो ही शक्ति के केंद्र बने हुए थे उस समय और दोनों के बीच तनाव था। उससे ही शीत युद्ध है ना, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही थी। तो उसमें जब इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चल रही थी, उन परिस्थितियों में भारत के समक्ष एक विषम परिस्थिति ये थी कि भारत नवोदित राष्ट्र था और उस नवोदित राष्ट्र में हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत दयनीय थी, जिस कारण से हमें आवश्यकताएं दोनों महाशक्तियों से थी, अर्थात दोनों राष्ट्रों से हमारी आवश्यकताएं थी। इस कारण से हमने दोनों राष्ट्रों के साथ यदि हम जाते हैं या किसी एक के साथ किसी एक खेमे में यदि हम जाते हैं तो दूसरे खेमे के साथ हमारी आवश्यकताएं, क्योंकि हमें तो तकनीकी आवश्यकताएं भी थी, राजनीतिक आवश्यकताएं भी थी और हमारे लिए आर्थिक आवश्यकताएं भी थी। क्योंकि भारत उस समय आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने जिस स्थिति में छोड़ा था और ऊपर से द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को लेकर के भारत का जब बंटवारा हुआ तो हमने विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक भावनाएं बहुत लोगों की आहत हुई और बहुत सारे लोग उस समय कुछ भ्रांतियों के कारण मारे गए, जिस कारण से भारत की स्थिति और दयनीय होती गई। तो भारत की आवश्यकताएं दोनों महाशक्तियों से थी, अर्थात दोनों
कि जो खेमे थे, दोनों ही खेमों से भारत की कुछ अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धियां थी, और पूरी दुनिया में जो अशांति थी, उस अशांति के माहौल में से बाहर निकल करके और जो नवोदित राष्ट्र थे वो एक अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना चाहती थी। तो अब हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता की नीति, ये तो हुआ कि वही गुटनिरपेक्ष नीति भारत ने क्यों अपनाई, क्योंकि भारत की अपनी आवश्यकताएं थी, अन्य नवोदित राष्ट्रों की अपनी आवश्यकताएं थी। उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत अब किसी भी खेमे में जाने से कतरा रहा था। क्यों? क्योंकि भारत की आवश्यकताएं दोनों महाशक्तियों के साथ थीं, और हम यदि किसी खेमे में जाते तो पुनः वही दोहरान का डर था कि हम पुनः उसी उपनिवेशवाद की उसमें ना चले जाएं, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही थी। तो हम अपनी यदि स्वतंत्र नीति का पालन करेंगे, स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, तो आगे भी हमारा अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र तरीके से बना रहेगा। इसके लिए हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, नेहरू जी थे, उन्होंने इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अपने अहम भूमिका निभाई, अग्रणी नेता रहे हैं। हालांकि दो लोगों का और सहयोग रहा है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप जो है, इन तीनों महाद्वीपों से तीनों लोग अलग अलग तरीके से अपना सहयोग करते रहे, और एक संस्थापक के रूप में यदि हम देखें तो इन तीनों लोगों को औपचारिक संस्थापक गुटनिरपेक्ष आंदोलन का माना जाता है। अब हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए, यानी ये तो जब नवोदित राष्ट्र थे, उनकी जो बैठकें चल रही थी, जहां भी आयोजित होती थी, जहां भी वो एकत्रित होते थे, इस चीज पर विचार करते थे कि क्यों ना हम अपनी कुछ ऐसी नीतियां बनाएं ताकि हम नवोदित राष्ट्र एक दूसरे का सहअस्तित्व करके, यानी सहयोग की भावना के माध्यम से और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए एशियाई एकता सम्मेलन, यानी एशियाई एकता सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एशियाई एकता सम्मेलन हुआ था। कब? 1947 तथा 1949। इस सम्मेलन जो हुए 1947 तथा 1949 में, इसमें जब नवोदित राष्ट्रों के प्रतिनिधि जब एकत्रित हुए तो उन्होंने इस पर चर्चा की। फिर इसके बाद बांडुंग सम्मेलन, बांडुंग इंडोनेशिया में है, और 1955 में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। में उपस्थित कुल 29 राष्ट्रों के प्रतिनिधि, अर्थात 29 राष्ट्रों ने इसमें क्या हुआ? भाग लिया था। इंडोनेशिया ने में उपस्थित कुल 29 राष्ट्रों ने उपनिवेशवाद तो जो है भारत क्या पूरी दुनिया ने उसके दंश को झेला है। तो उपनिवेशवाद की जो नवोदित राष्ट्र थे उस समय, अफ्रीका के कुछ राष्ट्र थे, यूरोप के कुछ राष्ट्र थे, और एशिया के भी राष्ट्र थे। उन सभी 29 राष्ट्रों ने क्या हुआ? काफी निंदा की। किसकी? उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद की निंदा करते हुए सहयोग और शांतिपूर्ण सहयोग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तनाव उस समय क्या था? शीत युद्ध था, द्विध्रुवीकरण था, ये तनाव बना हुआ था, को कम करने का संकल्प लिया। यानी इन 29 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने ये संकल्प लिया कि हम जो अंतरराष्ट्रीय तनाव है उसको कम करने में और आपसी सहयोग के माध्यम से उसको क्या है? कम करने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम देखें, सबसे पहले एशिया महाद्वीप से यदि हम कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और अफ्रीका महाद्वीप जो है उससे कर्नल नासिर जी थे, और यूरोप महाद्वीप से मार्शल टीटो जी थे। यानी इन तीन लोगों के अथक प्रयास से तीनों नेताओं को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक संस्थापक माना जाता है। यह एक आंदोलन केवल है, यह कोई संगठन नहीं है। इसके बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जब ये सम्मेलन हो रहे थे तब उस समय इसकी भी निंदा की कि आंतरिक रूप से एक क्या है?
संगठन का निर्माण हो रहा है, जबकि यह संगठन नहीं है, केवल आंदोलन है। काय के लिए? सहयोग और शांतिपूर्ण सहयोग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा था, या जो बैठकें हो रही थी, उसमें रूपरेखा तैयार हो रही थी कि हम किस तरीके से पूरे विश्व में शांति कायम कर सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं। तो तीनों नेताओं को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक संस्थापक माना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन औपचारिक रूप से सन 1961 में मानी, यानी इसकी औपचारिक शुरुआत, क्योंकि ये आंदोलन है, संगठन तो है नहीं, तो इसकी शुरुआत कब? 1961 से मानी जाती, क्योंकि पहला सम्मेलन जो इसका है, सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था, तब से इसकी क्या होती है? शुरुआत मानी जाती है। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं इसके जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ है, इसके सम्मेलन, जो शिखर सम्मेलन हुए हैं, इन सम्मेलनों को देखते हैं। तो इसके बाद तो इसकी पहचान देख लेते, क्योंकि इसकी कुछ पहचान है कि कौन से राष्ट्र जो है इस आंदोलन के सहयोगी राष्ट्र माने जाएंगे, तो उनकी पहचान कैसे की जाएगी? उनकी पहचान के लिए कुछ बिंदु निर्धारित किए गए थे, उन बिंदुओं को देख लेते। उसके बाद इसके आंदोलन, यानी जो आंदोलन के जो हर बार शिखर सम्मेलन हुए, उन सम्मेलनों को अपन देख लेंगे कि कौन से सम्मेलन में क्या क्या निर्णय लिए गए, कब और कहां हुआ। जनरली क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बने, या आपके उसमें बने, कंपटीशन में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो शिखर सम्मेलनों से बनते हैं। और इसकी जो शुरुआत है, शुरुआत से तो हालांकि अब वो क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, लेकिन शिखर सम्मेलनों से क्वेश्चन आज भी बनते आ रहे हैं कंपटीशन में। अब देखिए इसकी पहचान देख लेते हैं कि कौन से राष्ट्र उसके अंतर्गत आएंगे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सहयोगी राष्ट्र कहलाएंगे, जिसकी 5 चीजें निर्धारित की गई थी। जो बैठक हुई थी 1961 काहिरा की बैठक में, जो 21 राष्ट्रों की एक बैठक, यानी तैयारी बैठक जिसे हम कहें, उसमें निर्णय लिया गया कि हम कौन से राष्ट्रों को मानेंगे कि ये भाई गुटनिरपेक्ष का सहयोगी राष्ट्र है। तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे 1961 काहिरा की जो बैठक हुई थी, 21 राष्ट्रों ने उसमें भाग लिया था, अर्थात 21 राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि थे, शासनाध्यक्ष थे, उन्होंने भाग लिया था। एक तैयारी बैठक थी। तैयारी बैठक का मतलब है कि आगे की जो रणनीति तैयार करनी थी कि भाई आगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन किस तरीके से चलेगा, इसकी कौन कौन सी खूबियां होंगी, कौन राष्ट्रों की पहचान होगी, ये सारी चीजों पर निर्णय करने के लिए 1961 में मिस्र की राजधानी काहिरा में 21 राष्ट्रों की एक बैठक का आयोजन किया गया था। गुटनिरपेक्षता की 5 जो पहचानें थी, उन 5 पहचानों का निर्धारण उसमें किया गया। ये 1961 में बैठक हुई। कहाँ हुई? मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक हुई। 21 राष्ट्रों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए, और उसमें क्या हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 5 पहचान निर्धारित की गई। कितने क्वेश्चन इनसे अभी इससे केवल बैठक से निकल सकते हैं। अब 5 पहचान अपन देख लेते हैं कि वो कौन सी पहचान है। जो राष्ट्र के पास होगी तभी राष्ट्र वो कहलाएगा कि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सहयोगी राष्ट्र है। यदि संबंधित राष्ट्र, पहला देखते हैं, यदि संबंधित राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को अपनी सीमा के अंदर, यानी यदि हम देखें संबंधित राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को अपनी सीमा के अंदर या अपनी भूमि पर सैनिक अड्डे की सुविधा देता है, तो यह नहीं होना चाहिए। ये बैठक में तय किया गया पहला सिद्धांत, पहली पहचान है कि संबंधित राष्ट्र जो इसका सहयोगी राष्ट्र है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, उसकी पहली पहचान क्या होगी कि वह राष्ट्र किसी अन्य दूसरे राष्ट्र
के यानी अर्थात दूसरे देश के लिए अपने यहाँ सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति नहीं देगा, और यदि अनुमति देता है, सैनिक अड्डा बनाता है, तो वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सहयोगी राष्ट्र नहीं कहलाएगा, नहीं होना चाहिए। यानी इस प्रकार की सुविधा, सैनिक अड्डे बनाने की सुविधा का मतलब है कि यदि सैनिक अड्डे की सुविधा देता, उसको आमंत्रण करता कि भाई आप हमारे यहाँ सैनिक अड्डा बना ले, संचालन करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा राष्ट्र उसका सहयोगी नहीं माना जाएगा, किसका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। संबंधित देश हमेशा राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी जो देश सहयोग देना चाहते हैं, जैसे अभी कई राष्ट्रों की बैठक हुई थी, तो ऐसा राष्ट्र, संबंधित का मतलब है जो इसमें सहयोग करने वाला है, ऐसा संबंधित राष्ट्र हमेशा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करता रहा हो। यानी संबंधित राष्ट्र जो है हमेशा जो परतंत्र राष्ट्र रहे, उन स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहे थे सभी राष्ट्रों में, उनका समर्थन करता रहा हो, ऐसा राष्ट्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या हो सकता है? सहयोगी राष्ट्र, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आ सकता है। अब तीसरा देख लेते हैं, थर्ड, संबंधित देश को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर, यानी शांतिपूर्ण से मतलब है कि शांतिपूर्ण तरीके से, वो है ऐसा नहीं कि किसी पर हमला करके और सह अस्तित्व की नीति का पालन करने लगे। क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे का, सह अस्तित्व का मतलब है एक दूसरे का सहयोग पर आधारित एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुकरण करना। यानी विदेश नीति उसकी कैसी रहे? शांतिपूर्ण, के विश्व में शांति कायम करने के लिए प्रयासरत रहे, और एक दूसरे का सहयोग के आधार पर उसकी विदेश नीति कैसी हो? एक दूसरे का सहयोग करने की विदेश नीति हो, कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहयोग करेगा, पर आधारित से एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुकरण। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब है हम अन्य किसी देश के दबाव में या अन्य किसी देश की विदेश नीति से बगैर प्रभावित हुए हम अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र तरीके से पालन करेंगे। अनुकरण करना चाहिए। संबंधित राष्ट्र को किसी खेमे में नहीं जुड़ा होना चाहिए। खेमे का मतलब फिर वही शीत युद्ध जो चल रहा था, द्विध्रुवीयकरण जो था, उसमें दो खेमे थे, एक समाजवादी खेमा था, एक पूंजीवादी खेमा था। उन दोनों खेमों में से किसी भी खेमे से आपको जुड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात आपके उसके साथ कोई जुड़ाव का मतलब है कि सैनिक गठबंधन से संबंधित जुड़ाव नहीं होना चाहिए। संबंधित देश को बड़ी शक्ति, अगला देखते हैं चौथा, संबंधित देश को बड़ी शक्तियों के संदर्भ में, बड़ी शक्ति मतलब जो उस समय महाशक्तियों के रूप में कार्य कर रही थी, किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों महाशक्तियां उस समय थी, तो इनके साथ जो सैनिक गठबंधन हो रहे थे, कई बार द्विपक्षीय गठबंधन होते थे, और जो समय एक गठबंधन चल रहे थे केवल ग्रुपिंग के, कि सैनिक गठबंधन आपने हमारे साथ कर लिया, अर्थात अब आप दूसरे के साथ कोई व्यवहार, किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट, किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं कर सकते। तो वो क्या है? संबंधित देश को बड़ी शक्तियों के संदर्भ में किसी सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात जो दो उस समय महत्वपूर्ण शक्तियां थी, उनके जो सैनिक गठबंधन थे, उन सैनिक गठबंधनों का सदस्य नहीं होना चाहिए। संबंधित राष्ट्र का किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता, यानी समझौता तो हो सकता है द्विपक्षीय, वो भी कि आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे, सैनिक समझौता हो सकता है, परंतु यह समझौता बड़ी शक्ति के संघर्ष के में नहीं होना चाहिए। यानी बड़ी शक्ति यदि संघर्ष करेगी तो संघर्ष में आपका समझौता नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पहचान है जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। अब थोड़ा अपन इसके वो देख लेते हैं कि इसके जो आंदोलन हुए हैं, वो आंदोलन कब और कहां कहां हुए हैं। हालांकि ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बड़ा, यदि हम पूरे आंदोलनों का विवरण देखने चलेंगे तो लगभग 3 साढ़े 3 घंटे का समय अपन को चाहिए। इसलिए अपन केवल ये जो आंदोलन है
कौन सा आंदोलन कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, और उसमें कोई यदि महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है तो वो, अन्यथा उसका सन और देश। ये दो चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि विकल्प में ये पूछी जाती हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं आपके जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, उस शिखर सम्मेलन में क्या क्या चीजें निकल करके आई। तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ है? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनना प्रारंभ होते, कंपटीशन के या आपके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते वो यहीं से अब बनना प्रारंभ होते। तो पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया की राजधानी, यानी देश का नाम क्या है? यूगोस्लाविया। और जहां हुआ था उस स्थान का नाम क्या है? बेलग्रेड। तो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में यह प्रथम सम्मेलन, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था उसका पहला शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ, कहाँ हुआ? 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 25 अफ्रो एशियाई राष्ट्रों ने भाग लिया और अमेरिकी राष्ट्रों ने इसमें पर्यवेक्षक, यानी अमेरिकी राष्ट्रों ने मुख्य भूमिका में नहीं रहे, केवल पर्यवेक्षक की हैसियत से भाग लिया। सम्मेलन के अंत में 27 सूत्रीय, कितना? 27 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी हुआ था। ये जो प्रथम बैठक हुई थी इसमें 27 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी हुआ था। उसमें की कुछ घोषणाएं अपन देख लेते हैं, बाकी 27 यदि लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर इतना तो क्वेश्चन ही नहीं आपका बन पाएगा। तो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, और इसमें 25 अफ्रो एशियाई राष्ट्रों ने भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रों ने इसमें पर्यवेक्षक की हैसियत से भाग लिया था। सम्मेलन के अंत में 27 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। इस सम्मेलन की मुख्य निष्कर्ष देखते हैं, यानी 27 सूत्रीय कार्यक्रम, 27 एजेंडों पर जो है चर्चा हुई थी और वो निकल करके सामने आए थे, यानी 27 चीजों पर सहमति बनी थी। लेकिन उनके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो अपन लेकर के चलते। जैसे पहला है रंग भेद को समाप्त किया जाए। रंग भेद, क्योंकि इसमें जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इसमें सभी लगभग नवोदित राष्ट्र थे। नवोदित का मतलब है जो उसी समय स्वतंत्र हुए थे, इसलिए वो नवोदित राष्ट्र की श्रेणी में आ रहे थे। स्वतंत्र हुए तो नवोदित राष्ट्र थे, इसलिए क्या है, रंग भेद को समाप्त किया जाए, क्योंकि रंग भेद उस समय हर परतंत्र, हर उपनिवेश में इस चीज से लोगों ने भोगा था, इस दंश को भोगा था कि जो रंग भेद है, काले और गोरे का जो भेद है, इसको समाप्त किया जाए, यानी कलर के आधार पर जो विभेदीकरण की नीति जो अभी तक अपनाई गई, अब वो आगे से ना अपनाई जाए। तो पहला एजेंडा यानी पहला इसका निष्कर्ष क्या था कि रंग भेद जो है उसको समाप्त किया जाए। फिर साम्राज्यवाद विश्व के लिए खतरा है, सैनिक अड्डों को समाप्त किया जाए। साम्राज्यवाद अर्थात जो देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास कर रहा है, अपनी ओर मिलाने का प्रयास कर रहा है, ऐसे साम्राज्य जो विश्व के लिए खतरा है, सैनिक अड्डों की समाप्त, यानी साम्राज्य जो फैला रहे हैं उनको भी समाप्त किया जाए। और क्योंकि उसको विश्व के लिए खतरा है, धीरे धीरे साम्राज्य फैलता फैलता क्या हुआ था, पूरी दुनिया एक दूसरे उसकी गुलाम हो गई थी, यानी साम्राज्यवाद की स्थिति में जो है कि पूरे उसमें उपनिवेश बन गए थे। तो साम्राज्यवाद यानी एक देश दूसरी सीमाओं के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सैनिक अड्डों को समाप्त करना। सैनिक अड्डा क्या है? कोई राष्ट्र जब अपनी सीमा के अंदर, अपनी भूमि पर किसी अन्य राष्ट्र के लिए
सेना दूसरे देश की सेना के लिए अनुमति देता है या रखता है, रखने का प्रयास करता है या कॉन्टेक्ट करता है उस देश से, तो ऐसी उसको सैनिक अड्डी कहते हैं। जैसे आपने उस दिन अपन ने पढ़ा था क्यूबा मिसाइल संकट, वो क्या था, वो भी इसी से रिलेटेड था, सैनिक अड्डी से। फिर तीसरा आता है महाशक्तियों से आग्रह किया जाए कि शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाए। उस समय क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था और शीत युद्ध का ही तो निकला परिणाम ये था, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, पूरी दुनिया दो ही ध्रुवों में बटी थी, तो हमारे राजनीतिक जो थे वो सोचने पर मजबूर हुए कि हमारी तो आशाएं या हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो दोनों महाशक्तियों से, सभी राष्ट्रों से है, और हम यदि किसी एक खेमे में चले जाते हैं तो हम दूसरे राष्ट्र के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा रास्ता हमें निकालना होगा जिससे क्या हो कि हम दोनों के साथ अपनी संपूर्ति कर सकें। महाशक्तियों से आग्रह किया जाए कि शीत युद्ध की उग्रता में कमी लाएं। उस समय शीत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था और समस्याओं का आपसी समाधान ढूंढते हुए निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करें, यानी आपसी बातचीत के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करें। और जब शीत युद्ध चल रहा था, द्विध्रुवीकरण था, उस समय एक बहुत विशाल जो पैमाने पर जो कार्य हो रहा था, हथियारों का निर्माण। प्रत्येक देश, क्योंकि दोनों जो महाशक्तियां थी हथियारों के निर्यातक देश हैं, निर्माण करते हैं और निर्यात करते हैं, तो इनके लिए एक अच्छा खासा बाजार मिल गया था कि जो हमसे संलग्न राष्ट्र हैं वो हमसे हथियार खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा हथियार की बिक्री होगी, हमारी आर्थिक मजबूती होगी। तो हथियारों का जो निर्माण यानी शस्त्रीकरण जो चल रहा था, उसके लिए क्या किया जाए, निशस्त्रीकरण में, अर्थात देखिए निशस्त्रीकरण 4-5 प्रकार का होता है। एक होता है पूर्ण निशस्त्रीकरण, सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। एक होता है आंशिक निशस्त्रीकरण, यानी कुछ हथियारों को समाप्त किया जाए जिनसे ज्यादा खतरा है। और आंशिक हो गया, पहला हो गया पूर्ण, आंशिक हो गया, और कुछ चिन्हित हथियारों को खत्म करने के लिए एक वो निशस्त्रीकरण है। यानी हम निशस्त्रीकरण को देखें तो आंशिक भी होता है, पूर्ण होता है, समस्या परक भी होता है, और कुछ चिन्हित हथियारों के लिए प्रतिबंधित करने के लिए भी निशस्त्रीकरण होता है। निशस्त्रीकरण क्योंकि उस समय हथियारों की काफी होड़ लगी हुई थी हर देश के साथ, क्योंकि हर देश अपनी सैनिक मजबूती चाह रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर जा रही थी। तो निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रयास करें। फिर चौथा आता है सभी देशों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी जितने भी देश इसमें सहयोग कर रहे हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो शिरकत करने आ रहे हैं, जो राष्ट्र सहयोग बने हुए हैं, आंदोलन का साथ दे रहे हैं, उन सभी देशों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपने शासन संचालन में, यानी शासन संचालन का मतलब उसके आंतरिक मामलों, शासन संचालन एवं आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी जो भी उसका शासन संचालन हो रहा है उसमें कोई किसी अन्य देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। चलो इसके बाद अपन और जो उनकी डेट, जो सम्मेलन कहाँ हुए हैं, उनकी डेट और देश वो देख लेते हैं बाकी विस्तार से। यदि कोई विशेष उसमें कोई सम्मेलन में निर्णय यदि होगा या निष्कर्ष कुछ निकाला होगा तो उसको अपन देख लेंगे। ये देखिए वो अपन देख लेते हैं। पहला अपना शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। और दूसरा शिखर सम्मेलन अपना कहाँ हुआ है, अब देखिए उसमें कितने राष्ट्र थे, 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अब इस शिखर सम्मेलन दूसरे से अपन देख लेते, पहला तो अपन ने लिख लिया है। अब दूसरे में दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, काहिरा। काहिरा कहाँ की राजधानी है, तो उस देश का नाम है मिस्र, यानी मिस्र की राजधानी काहिरा है। वहां 1964 में
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का द्वितीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 47 राष्ट्रों ने भाग लिया था। अर्थात अभी पहले उसमें 25 राष्ट्र थे, दूसरे में 47 राष्ट्रों का सहयोग मिल गया। फिर तीसरा देखते हैं, तीसरा लुसाका। लुसाका जो सम्मेलन है कब हुआ था? 1970 में लुसाका सम्मेलन हुआ। जाम्बिया की राजधानी लुसाका में 1970 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तीसरा शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने राष्ट्रों ने सहयोग किया था? कितने राष्ट्र आए थे उस आंदोलन में सदस्य बनने के लिए? 54 राष्ट्र। देखो धीरे धीरे करके राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, धीरे धीरे आ रहे हैं। चौथा शिखर सम्मेलन अल्जीरियस, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस में 1973 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का चौथा शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें कितने राष्ट्र आए थे? 76 राष्ट्रों ने, यानी 76 राष्ट्रों ने भाग लिया था इस आंदोलन में। फिर अगला देखते हैं, पांचवा कोलंबो। कोलंबो कहाँ की राजधानी है? ज्यादातर एक कैपिटल में होती है, जो राजधानी होती है राजधानी में ही आयोजित होता है। तो कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, अर्थात श्रीलंका की कोलंबो में 1976 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो है, पांचवा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 86 राष्ट्रों ने भाग लिया। 86 कंट्रीज जो है उसमें शिरकत करने आ गई। धीरे धीरे करके देखो बढ़ते जा रहे हैं। 25 से कहां पर पहुंच गए अपन? 86 पर पहुंच गए हैं। सबसे पहले जो अपना यूगोस्लाविया में जब हुआ था तो वहां 25 राष्ट्रों का सहयोग था। अब अपन पहुंच गए हैं 5वें शिखर सम्मेलन में 86 राष्ट्रों के सहयोग पर। छठवां शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो ये छठवां शिखर सम्मेलन हवाना में हुआ था, क्यूबा की राजधानी हवाना। ये वही क्यूबा मिसाइल संकट है जो अपन ने पढ़ा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पड़ोसी राष्ट्र है, लेकिन इसका झुकाव किसकी ओर था? रूस की ओर था। ये वही क्यूबा है। क्यूबा की राजधानी हवाना में हुआ था 1979 में। इसमें 94 राष्ट्रों ने सहयोग, 94 राष्ट्र इस आंदोलन में शामिल हो गए। फिर 7वां हुआ था नई दिल्ली 1983 में। जनरली यदि आपको आएगा तो ये या तो ये आता है 7वां नई दिल्ली वाला भारत का, या फिर आता है आपका पहला। होने के लिए तो देखो अपन लिख सकते हैं 12, 13, 14 तक लिख सकते हैं, लेकिन जनरली ये 2-3 फिक्स हैं कि जो पूछते रहते हैं। आपका विकल्प में आ सकता है। ये राष्ट्र तो हालांकि कभी नहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, ये कभी नहीं पूछते। या तो ये उसकी कहाँ हुआ था वो पूछ लेते हैं, या सन पूछ लेते हैं, या देश पूछ लेते हैं। तो 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली भारत में हुआ है। 8वां शिखर सम्मेलन हरारे, जिम्बाब्वे के हरारे में हुआ था, जिसमें 101 राष्ट्रों ने इस आंदोलन में भाग लेना प्रारंभ किया। अगला 9वां शिखर सम्मेलन यदि हम देखें तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था, जिसमें 102 राष्ट्रों ने इसमें आंदोलन में सहयोगी बने। ये हो गए आपके, अभी और रह गए हैं, और है आगे, लेकिन जनरली अपन को इतना ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन फिर बनते हैं तो क्वेश्चन बड़ा भी हो जाएगा आपका यदि आप लिखना भी चाहें जनरली। लेकिन या तो मतलब ये 7वां शिखर सम्मेलन पूछ लेते हैं या पहला पूछते हैं, क्योंकि पिछले यदि पेपर उठा के देखो तो उन्होंने जनरली यही पूछा गया है। या फिर उसका अर्थ पूछ लेते हैं कभी कभार कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। निरपेक्ष मतलब वही होता है दूरी। बाकी इसके बाद जो है आपका अगला चैप्टर अपन देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इसमें ये जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये जो बोर्ड पर आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो इसके थोड़ा सा अपन और कुछ करवा लेंगे,
ये कमेंट आप डाल दीजिएगा।